हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं आशीष। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश कक्षा 12वीं का लेसन जो फर्स्ट है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको इस पाठ का अनुवाद पढ़ा दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको भी आप ज़रूर देखिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में सरलता लगे। इसके पहले मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन आपसे पूछी जाती हैं, जो लेटर्स पूछे जाते हैं, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और उसको भी आप तैयार करते रहिए और अभी से आप अपनी तैयारियां तेज कर दीजिए, क्योंकि इस साल मेरे साथ आपको इस विषय में पूरे के पूरे अंक पाने हैं। साथ ही प्रिय छात्रों, आज मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि सभी जो छात्र हैं जब किसी विषय की परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो उसी पाठ्यक्रम को पढ़ के जाते हैं, वही विषय वही पाठ्यक्रम, और नंबर वो अलग अलग क्यों पाते हैं? सभी बच्चे समान अंक क्यों नहीं पाते हैं? तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर बताइएगा, मुझे कमेंट्स करिएगा। तो लेसन बहुत ही अच्छा है, आपको पहले से ही पता है। इस लेसन में हम लोग पूरे जो इस क्वेश्चन आंसर इस लेसन से संबंधित हैं 8, उन सभी 8 क्वेश्चन आंसर को करेंगे। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के अंत में ये बताऊंगा कि वो कौन सा तरीका है, वे कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों को अपनाकर आप अपनी परीक्षा में, चाहे वो किसी भी विषय की हो, आप पूरे के पूरे अंक पा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और अंत तक इसको ज़रूर आप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर के बाद टिप्स ज़रूर सुनिएगा और उस टिप्स को आप अपनाइएगा और फिर देखिएगा आपको कितना लाभ मिलता है अब आने वाली एग्ज़ाम में जब आप सम्मिलित होंगे और उसको देंगे। ठीक है कि जब कभी भी आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हों तो पहली टिप्स मेरी यही है कि आप उस प्रश्न को जरूर समझिए कि वो प्रश्न क्या कहना चाहता है। तो प्रश्न को अगर आपने समझ लिया तो आप मान के चलिए कि आधा उत्तर तो आपसे पहले ही बनने लगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बाद उसका उत्तर लिखते हैं। तो ये है आपके पाठ का नाम टीच मी टू लिसन लॉर्ड। इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मैसेज क्या संदेश। व्हाट मीन्स क्या होता है और मैसेज मीन्स संदेश होता है। तो क्या संदेश डू दोज मतलब होता है वे, हु मतलब जो, आर मतलब हैं, आवर हमारे, नियरेस्ट मतलब होता है सबसे करीब सबसे पास, गिव मतलब होता है देते हैं, अस अर्थात हमें। तो प्रश्न क्या कहता है, चलिए इसको अच्छे समझते हैं कि क्या संदेश वे जो हमारे सबसे करीब हैं हमें देते हैं। तो हमारे जो सबसे करीब हैं वे हमें क्या संदेश देते हैं। तो मैंने आपको पहला स्टेंजा जब समझाया था उसमें यह बताया था कि हमारे सबसे नियरेस्ट कौन है, हमारा परिवार, हमारे मित्र और हमारे साथ काम करने वाले लोग ही किसी भी व्यक्ति के सबसे करीब होते हैं। तो उनका संदेश यह है कि वो जैसे हैं, जिस रूप में हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक सुना जाए और उन्हें स्वीकार किया जाए। हमारे जो सबसे करीब हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारे मित्र हो या हमारे साथ काम करने वाले लोग, वो हमें कहते हैं कि हम जिस प्रकार से हैं हमें आप उस स्वीकार कीजिए उसी रूप में और साथ ही हमें ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इसी को मैंने उत्तर में लिख दिया। आइए देखते हैं उत्तर। अवर नियरेस्ट का मतलब क्या हुआ, हमारे सबसे जो करीब हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि फैमिली, फ्रेंड और कोवर्कर्स यही सबसे करीब होते हैं। तो हमारे जो सबसे करीब हैं गिव
अब अगर हमारा सब्जेक्ट यहां पर एक वचन होता तो यहां पर गिव्स हो जाता, बहुवचन है इसीलिए यहां पर क्या रहेगा, हमारी मुख्य क्रिया क्या है, सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया गिव लगाना है। तो आवर नियरेस्ट गिव, हमारे सबसे करीब जो हैं वो देते हैं, द मैसेज अर्थात संदेश, तो हमारे जो सबसे करीब हैं वो हमें संदेश देते हैं, टू लिसन, कि हम उन्हें क्या करें, ध्यानपूर्वक सुने, एंड एक्सेप्ट, और उन्हें स्वीकार करें, एक्सेप्ट देम, हम उन्हें क्या करें, स्वीकार करें, एज दे आर, अर्थात वे जैसे हैं, वे जैसे हैं, हमें उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए और उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, जैसा प्रश्न पूछे उसमें सटीक और सारगर्भित उत्तर आप दीजिए। उत्तर को बड़ा लिखने की कोशिश मत करिए, उत्तर में वो बात बताइए जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। हाँ, उसे बताने के लिए जितनी शब्दों की आवश्यकता है उन शब्दों का आप अवश्य प्रयोग करिए। तो हमारे जो सबसे करीब हैं वो हमें क्या संदेश देते हैं, यह प्रश्न हमसे पूछ रहा था। हमने उसका उत्तर लिखा कि आवर नियरेस्ट, अर्थात हमारे जो सबसे करीब हैं, गिव दे रहे हैं या देते हैं, द मैसेज, मैसेज मतलब होता है संदेश, तो वो हमें संदेश देते हैं, टू लिसन, कि हम उन्हें ध्यानपूर्वक सुने, एंड एक्सेप्ट देम, और उन्हें हम क्या करें, स्वीकार करें। एक्सेप्ट यानी क्या होता है, स्वीकार करना, ACCEPT, एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना, लिसन यानी होता है ध्यानपूर्वक सुनना। तो हमें उन्हें ध्यानपूर्वक क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए, एज दे आर, अर्थात जिस प्रकार से वे हैं। ठीक है, तो हमारे जो सबसे करीब हैं अर्थात हमारा परिवार, हमारे जो मित्र हैं या हमारे साथ काम करने वाले लोग, उन्हें हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और वो जिस रूप में है, जैसे हैं, उन्हें बदलना नहीं चाहिए, अपने हिसाब से नहीं बदलना चाहिए, वो जैसे हैं हमें उसी रूप में उन्हें स्वीकार करना चाहिए, एज दे आर, मतलब वो जिस प्रकार से हैं उन्हें क्या करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो बड़ी आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। आवर नियरेस्ट गिव, हमारे जो सबसे करीब हैं वो देते हैं, द मैसेज अर्थात संदेश, टू लिसन एंड एक्सेप्ट देम, अर्थात उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, किस रूप में, एज दे आर, अर्थात वो जैसे हैं हमें उसी रूप में उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो ये था प्रिय छात्रों पहला प्रश्न का उत्तर। तो आइए प्रिय छात्रों दूसरे प्रश्न को समझते हैं और उसका उत्तर फिर लिखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि हु आर, हु मतलब होता है कौन, आर मतलब है द पीपल यानी लोग, फार मतलब होता है दूर होना, फ्रॉम अस यानी हमसे। तो हमसे दूर कौन से लोग होते हैं, हु आर द पीपल, अर्थात वे कौन से लोग हैं, फार फ्रॉम अस, जो हमसे क्या हैं, दूर हैं। तो हमसे दूर कौन होता है, मैंने आपको बताया था जब लेसन पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि होपलेस, फॉरगेटन एंड एंगोइस्ट, मैंने 3 लोगों के बारे में बताया था कि ये हमसे क्या होते हैं, दूर होते हैं। होपलेस, जिसके जीवन में कोई आशा ना हो, निराश हो चुका हो अपने जीवन से। फॉरगेटन, जिसे समाज ने भुला दिया हो। एंगोइस्ट, जो किसी मानसिक शारीरिक समस्या से ग्रस्त हो, दुखी हो, ऐसे लोगों को एंगोइस्ट कहा जाता है। तो वही मैंने लिख दिया जो मैंने आपको ट्रिक बताया था लेसन को पढ़ाते समय कि इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आंसर अपने आप याद हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा होपलेस अर्थात निराश हो चुके, फॉरगेटन जिन्हें समाज ने भुला दिया, एंड एंगोइस्ट ANGU
ISHED, ईडी, एंगोइज्ड। एंगोइज्ड मतलब क्या होता है? जो समस्याग्रस्त होते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से बीमार हों, चाहे वो शारीरिक रूप से बीमार हों, या किन्हीं अन्य कारणों से जो ग्रसित होते हैं, दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, ऐसे लोगों को एंगोइज्ड कहा जाता है। तो क्या आंसर था? होपलेस, फॉरगेटन एंड एंगोइज्ड। टाइप ऑफ प्यूपिल, प्रकार के लोग। टाइप ऑफ प्यूपिल मतलब के प्रकार के लोग, अर्थात जो निराश हो चुके हैं, जो समाज द्वारा भुला दिए गए हैं, या जो समस्याग्रस्त हैं, किसी भी कारणों से वो दुखी हैं। टाइप ऑफ प्यूपिल के प्रकार के लोग आर फार फ्रॉम अस, आर फार फ्रॉम अस, वे हमसे दूर होते हैं। हमने बताया है कि जो निराश हो चुके हैं, जो समाज द्वारा भुला दिए गए हैं, या जो समस्याग्रस्त दुखी व्यथित लोग हैं, वो हमसे दूर होते हैं। और हमारे ये फर्ज बनता है कि हम उनकी बातों को सुने ध्यानपूर्वक, और जितना संभव हो सके उसे सुलझाने का भी प्रयास करें। तो प्रश्न ने क्या पूछा कि हमसे दूर कौन कौन से लोग होते हैं, वे कौन से लोग हैं जो हमसे दूर हैं? तो हमने उत्तर उसका लिखा कि होपलेस, फॉरगेटन एंड एंगोइज्ड। होपलेस, फॉरगेटन एंड एंगोइज्ड टाइप ऑफ प्यूपिल की तरह के लोग आर फार फ्रॉम अस, ही हमसे क्या होते हैं? दूर होते हैं। आर फार फ्रॉम अस। तो निराश या जो समाज द्वारा भुला दिए गए हैं, या एंगोइज्ड जो लोग होते हैं, व्यथित दुखी लोग जो होते हैं, उसी प्रकार के लोग हमसे क्या होते हैं? दूर होते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा प्रिय छात्रों, ये इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान तो आपको सबको देना है। तो आइए प्रिय छात्रों, अब तीसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न कहता है कि whom does the poet wish to trust? विश मतलब होता है इच्छा या चाहना, ट्रस्ट मतलब होता है क्या? विश्वास। whom मतलब हुआ किस पर। तो प्रश्न क्या पूछता है तीसरा कि whom does the poet wish to trust? कब हमें किस पर विश्वास करने के लिए कहता है? तो आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? द पोएट विशेज, कब चाहता है हमसे, मतलब हमसे, टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करना, अवर इनर वॉइस मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज, कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करना चाहिए। यह कभी हमसे चाहता है। आइए चौथे प्रश्न को समझते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। व्हेन मतलब हुआ कब, द पोएट यानी हो गया कब, विश मतलब होता है चाहता है, टू लिसन कि हम ध्यान पूर्वक सुने, टू द वॉइस ऑफ गॉड यानी ईश्वर की आवाज। तो कभी हमें कब चाहता है कि हम ईश्वर की आवाज को ध्यान पूर्वक सुने, अर्थात हमें ईश्वर की आवाज किस समय सुननी चाहिए, कब सुननी चाहिए, पूरे मन से ध्यान पूर्वक कब सुनना चाहिए, यह हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, आइए इसका आंसर लिखते हैं कि द पोएट वांट्स अस, कब चाहता है हमसे, टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड, कि हम ईश्वर की आवाज पूरे मन से ध्यान पूर्वक सुने, इन ऑल कंडीशंस। इन ऑल कंडीशंस का मतलब हुआ सभी अवस्थाओं में, सभी स्थितियों में, हर स्थिति में, हर स्थिति में हमें ईश्वर की आवाज को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। वो चाहे स्थिति खुशी की हो, सुख की हो, या फिर दुख की हो।
तो हमने आंसर लिखा कि द पोएट वांट अस टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड। कब चाहता है हमसे टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड, कि हम ईश्वर की आवाज को ध्यान पूर्वक से सुने इन ऑल कंडीशंस, यानी सभी स्थितियों में, सभी दशाओं में, सभी अवस्थाओं में, वेदर हैप्पी और सारो, चाहे वह सुख का पल हो या फिर दुख का पल हो। तो आइए प्रिय छात्रों, अब इसका 5वां प्रश्न समझते हैं। प्रश्न कहता है कि इन व्हाट ऑर्डर, किस क्रम में, द पोएट विश टू लिसन, कवि सुनने को कहता है, टू द वॉइसेज यानी आवाजों को, तो कवि किस क्रम में आवाजों को सुनने के लिए हमें कहता है। डू यू फाइंड, क्या तुम पाते हो, एनी सिग्निफिकेंस इन दैट, कोई विशिष्टता जो क्रम कवि ने हमें ध्यान पूर्वक से सुनने को बताया है, कि हमें ध्यान पूर्वक से सबसे पहले उन्हें सुनना चाहिए जो हमारे सबसे नियरेस्ट हैं, फिर उसके बाद उन्हें सुनना चाहिए जो हमसे दूर हैं, जो हमसे फार हैं, फिर स्वयं की आवाज़ को ध्यान पूर्वक से सुनना चाहिए, उसके बाद ईश्वर की आवाज़ को ध्यान पूर्वक से सुनना चाहिए। कवि ने इस क्रम में हमें कहा है। तो ये तो हमारा क्रम हो गया। फिर कहता है कि क्या इसमें आपको कोई विशिष्टता, कोई सार्थकता या कोई महत्वपूर्ण इसमें बात है कि इस क्रम में ही हमें सुनने के लिए कहा है। तो यह हमसे एक साथ एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न वो कर रहा है। तो चलिए, जो क्रम पहले है उसने कहा है उसको पहले बताएंगे, उसके बाद क्या हमको उसमें विशिष्टता समझ में आई है उसको बता देंगे। तो द पोएट वांट अस टू लिसन फर्स्ट, कवि ने हमें ध्यान पूर्वक से सुनने को कहा है, या कवि चाहता है हमसे ध्यान पूर्वक से सुनने को। फर्स्ट यानी सबसे पहले, टू अवर नियरेस्ट, कि हम सबसे पहले अपने जो सबसे करीब हैं, जिसमें हमारा फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और हमारे कोवर्कर्स आते हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक से सुनना चाहिए। उसके लिए उसने कौन सा शब्द प्रयोग किया है, नियरेस्ट। मैंने बताया भी था आपको लेसन पढ़ाते समय कि इन शब्दों को अगर आप याद करेंगे तो आपको आंसर समझने में बहुत ही सरलता होगी। तो पहले वाले में नियरेस्ट, दूसरे वाले में फार, तीसरे वाले में टू माई सेल्फ और चौथे वाले में फार योर वॉइस, यानी गॉड की वॉइस। तो द पोएट वांट अस टू लिसन, अर्थात कवि चाहता है हमें ध्यान पूर्वक से सुनना। फर्स्ट सबसे पहले, टू अवर नियरेस्ट, अर्थात जो हमारे सबसे करीब हैं। देन उसके बाद टू फार फ्रॉम अस, जो हमसे दूर हैं। देन उसके बाद टू अवर इनर वॉइसेस, अर्थात अपनी अंतरात्मा की आवाज को। एंड इन द लास्ट, और अंत में टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड, अंत में वो सुनने के लिए कहता है किसको, ईश्वर की आवाज को। तो कौन से क्रम में, सबसे पहले टू अवर नियरेस्ट, उसके बाद टू फार फ्रॉम अस, फिर उसके बाद टू इनर वॉइस, और उसके बाद अंत में किसकी आवाज, अंत में किसकी आवाज, इन द लास्ट टू लिसन द वॉइस ऑफ गॉड, अंत में हमें किसकी आवाज सुनना चाहिए, ईश्वर की आवाज को ध्यान पूर्वक से सुनना चाहिए। तो अगर हम इस क्रम में सुनते हैं तो हमें अवश्य ही जीवन में सफलता मिलती है। तो ये कवि का क्रम था, जिस क्रम में उसने बताया वो आपने बता दिया। और क्या इसमें कुछ आपको सही समझ में आया, सार्थकता समझ में आई, या इस क्रम में कवि ने क्यों हमें सुनने के लिए कहा है, तो उसके आपने बता दिया कि यस इट इज राइट वे ऑफ लिसनिंग। तो आपने बता दिया कि यही सही तरीका है ध्यान पूर्वक से सुनने का। आइए प्रिय छात्रों, अब 6वां प्रश्न समझते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या समझते हो, द होपलेस, द फॉरगेटन, द एंगोइस्ट वांट टू टेल अस, कि जो निराश हो चुके हैं, जो समाज से भुला दिए गए हैं और जो दुखी व्यथित लोग हैं, वांट टू टेल अस, वो हमसे क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। द होपलेस, द फॉरगेटन,
द एंगोइस्ट की जगह मैंने शब्द प्रयोग कर दिया है क्या, दे। तो दे वांट टू टेल अस, वे हमसे चाहते हैं, टू गिव देम कि हम उन्हें दें, आवर सिंपैथी लव एंड केयर कि हम उन्हें सहानुभूति, प्रेम और देखभाल पूर्ण जो व्यवहार है, उनके प्रति एक स्नेहपूर्ण व्यवहार। जो होपलेस, जो फॉरगेटन और जो एंगोइस्ट लोग हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, वो हमसे प्यार, स्नेह और सहानुभूति चाहते हैं कि उन्हें भी समाज में लोग आदर के भाव से देखें, उन्हें भी सम्मान मिले समाज में, ये वो चाहते हैं। तो आपने बताया कि दे वांट टू टेल अस टू गिव देम, वे चाहते हैं हमसे कि हम उन्हें दें, क्या दें, आवर सिंपैथी लव एंड केयर कि हम उन्हें अपना प्रेम, स्नेह, सम्मान और सहानुभूति दें। तो ये था आपका प्रिय छात्रों छठवां प्रश्न। तो आइए प्रिय छात्रों सातवां प्रश्न समझते हैं कि हाउ कुड लिसनिंग, कैसे ध्यानपूर्वक सुनना, टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल। तो कैसे या किस प्रकार से एक व्यक्ति जब स्वयं की अंतरात्मा की आवाज सुनता है तो वह उसे सहायक हो सकती है, यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, उस पर विश्वास करता है, तो वह किस प्रकार से उसके जीवन में सहायक होगी, यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो आइए उसका उत्तर लिखते हैं कि इट हेल्प अस बी लेस अफ्रेड। जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं तो वह मदद करती है कि हम कम डरें, हम जीवन में कम डरते हैं, हम भयभीत कम होते हैं, एंड टेक प्रॉपर डिसीजन, और हम सही निर्णय ले पाते हैं। जब हमारे मन में अंतर्द्वंद की स्थिति नहीं रहती है कि यह सही है कि गलत है, हमें करना चाहिए कि ना करना चाहिए, इस तरह के जो मन में प्रश्न उठते हैं, तो जब हम अपने मन की आवाज, अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगेंगे, इनर वॉइस को सुनने लगेंगे, तो हमें डर कम लगेगा, और जब हमें डर कम लगेगा तो हम सही निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अर्थात तो क्या आंसर आप लिखेंगे, इट हेल्प अस टू बी लेस अफ्रेड। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी इनर वॉइस को सुनता है तो उसे भय कम लगेगा, एंड टेक प्रॉपर डिसीजन, और वो सही निर्णय ले सकेगा, उसके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, कोई अंतर्द्वंद उसे कभी नहीं होगा। प्रॉपर डिसीजन, DECISION, डिसीजन की स्पेलिंग होती है, प्रॉपर डिसीजन यानी सही निर्णय लेना। तो आइए प्रिय छात्रों अब इस पोयम का अंतिम प्रश्न समझते हैं और उसे करते हैं। प्रश्न क्या पूछता है कि व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम। कविता की व्यापक मनोदशा क्या है, अर्थात कविता हमें क्या संदेश देती है। तो इसका आंसर हमने लिखा कि द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम, अर्थात कविता हमें यह संदेश देती है, कविता की जो व्यापक मनोदशा है वो यह है कि लव, केयर, ह्यूमनिटी एंड टू गॉड। लव, केयर, ह्यूमनिटी एंड टू गॉड, अर्थात कि हमें ईश्वर और मानवता से प्रेम और समर्पण का भाव होना चाहिए। हमें ईश्वर और मानवता के प्रति प्रेम, स्नेह और समर्पण का भाव होना चाहिए। यह कविता यह संदेश देती है। तो यह था प्रिय छात्रों आपका लेसन फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर। तो आइए प्रिय छात्रों अब मैं वो टिप्स आपको बताता हूं जिसके माध्यम से इन तरीकों को अपनाकर आप किसी भी परीक्षा में पूरे अंक पा सकते हैं। तो उसमें पहला तरीका यह है कि कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं उसमें जो आपको प्रश्न पत्र पूछे गए हैं
हर प्रश्न को आप 1 से 2 बार बड़े ध्यानपूर्वक उन्हें पढ़िए। जब उस प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो उसके भाव को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि वह कहना क्या चाहता है, वह पूछ क्या रहा है। देखिए, ये तो आप जान लीजिए कि यदि किसी प्रश्न को आपने समझ लिया है तो आप उसका उत्तर अवश्य ही लिख लेंगे। ये अपने ऊपर आप विश्वास जताइए, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि प्रश्न को आप अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार पढ़िए ताकि वो अच्छे से आपसे समझ में आ जाए कि वह प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि पूछे गए प्रश्न के अनुसार ही उत्तर लिखें। पूछे गए प्रश्न के अनुसार ही उत्तर लिखें। जो प्रश्न पूछ रहा है वही उत्तर लिखिए, उसमें अनावश्यक बातों का समावेश बिल्कुल मत करिए। तीसरा ट्रिक यह है कि उत्तर सटीक और चयनित शब्दों के साथ सारगर्भित लिखिए। अर्थात जब आप किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो उसकी आप पहले से ही फ्रेमिंग कर लीजिए, उसकी पहले से ही तैयारी किए रहिए। जब आप पहले से ही पढ़े रहेंगे किसी भी प्रश्न के उत्तर को तो बड़े ही अच्छे तरीके से उसको आप लिख पाएंगे। तो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर देने से शिक्षक जो है नाराज हो जाता है। वो सोचता है कि बच्चा जो है वो क्या लिखा है, तो उसके मन में क्या लिखा है प्रश्न नहीं आना चाहिए। वो जो आपके कॉपी के उत्तर को देखे तो उसमें उसके मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि वाह, बच्चे ने क्या लिखा है यार। तो मतलब ऐसा भाव आए कि एग्जामिनर जो है वो आपकी कॉपी को देखकर चर्चा का विषय बना ले कि आज मैंने एक कॉपी को चेक किया कि बच्चे ने क्या लिखा है, उसमें बहुत अच्छा लिखा उसने। तो ऐसा जब भाव आता है ना तो शिक्षक बहुत अच्छे अंक आपको सभी प्रश्नों के उत्तर में देता है। वो आपकी छोटी मोटी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देता है। तो इस पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि उत्तर सटीक और चयनित शब्दों के साथ सारगर्भित लिखिए। उसमें कभी भी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करिए कि हम उत्तर को बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा लिखना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे अनावश्यक बातों को डाल दें। बिल्कुल नहीं, टू द पॉइंट बात को बताइए, सटीक शब्दों का प्रयोग करिए। इससे शिक्षक सदैव प्रभावित होते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर तो ये आप जानते ही हैं कि जितना साफ सुथरा लिखा होगा, जितना स्पष्ट तरीके से लिखा होगा वह हमेशा शिक्षक को आकर्षित करता है। तो साफ सुथरा और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग हमेशा उत्तर में कीजिए। उसके बाद अगर अंग्रेजी या किसी भी भाषा का आप उत्तर लिख रहे हैं, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, उसमें कोशिश ये करिए कि उसमें ग्रामेटिकल आप में कोई भी कमी ना होनी चाहिए, यानी ग्रामर संबंधी अशुद्धि ना हो। ग्रामर संबंधी अशुद्धि के साथ साथ मीनिंग, खासकर इंग्लिश का पेपर अगर आप दे रहे हैं तो उसमें तो आप स्पेलिंग का विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। इसीलिए मैं हमेशा आपको पाठ पढ़ाते समय हमेशा आपको पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनको मैं हमेशा बताता हूं, ताकि आपके पास अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक आपके पास शब्द भंडार होगा, उस भाषा को सीखने में उतनी ही आपको सरलता होगी। प्रिय छात्रों, अधिक से अधिक अंग्रेजी के शब्दों को आप सीखिए, अपने दिनचर्या में प्रयोग करिए। जितना अधिक आप अपने दिनचर्या में प्रयोग करेंगे, जितना अधिक आप उसका उपयोग करेंगे, वो आपके जीवन में अपने आप शामिल हो जाएंगे। बहुत ऐसे शब्द हैं जैसे स्कूल हो गया, बैंक हो गया, ये देखिए हम कितनी आसानी से बोल पाते हैं और ये अंग्रेजी के शब्द हैं। तो जितना आप प्रयोग करेंगे उन शब्दों का, उतना ही वो आपके डेली लाइफ में आ जाएंगे। तो दिनचर्या में शामिल करिए उन शब्दों को, बार बार बोलिए। जब बार बार डिस्कशन करेंगे उन शब्दों पर तो वो शब्द आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, फिर वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। आप अक्सर देखते हो लोग चिंता मत करो नहीं बोलते हैं, टेंशन ना लो यार। तो टेंशन कितना आसान सा शब्द हो गया है, ठीक है। तो लगातार किसी शब्द का प्रयोग करने से वो शब्द हमारे जीवन में शामिल हो जाते हैं और वो शब्द बहुत ही हमें सरल लगने लगते हैं। तो ऐसा करिए। अगर अंतिम बात पर और अगर आप ध्यान देंगे कि सभी प्रश्नों पर ध्यान दें,
चाहे वरीयता के ही क्रम में दीजिए, लेकिन सभी प्रश्नों पर ध्यान जरूर दीजिए। मैंने कई बार छात्रों को देखा है कि वो शिक्षकों से हर समय पूछते रहते, सर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है। और शिक्षक को भी बच्चों का मन रखने के लिए बताना पड़ता है कि भाई गत वर्षों में जो प्रश्न लगातार पूछ रहा है उसी को वो इम्पोर्टेंट बता देते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप सभी प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, जिस प्रकार से आप उदाहरण स्वरूप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे माँ हो गई या फिर किसान को ले सकते हैं। जैसे माँ अपने सभी बच्चों को जागने से लेकर सोने तक उसकी एक एक बातों पर ध्यान देती है, उसके खाने का, पीने का, नहाने का, उसके टिफ़िन का, उसको स्कूल भेजने का, हर एक चीज़ का, उसके कपड़े धोने का, हर चीज़ का ख्याल रखती है। और जितना अच्छा माँ ख्याल रखती है, बच्चे उतना ही स्वस्थ, तंदुरुस्त और समझदार निकलते हैं। किसान बुवाई से लेकर और फसल की मिजाई तक, यानी फसल जब तक वो घर नहीं आ जाती, जितना ज़्यादा वो ध्यान देगा, सही समय पर बुवाई करना, उसमें सही समय पर निराई गुड़ाई करना, उसके बाद उसमें खाद डालना, सिंचाई करना, दवाओं का छिड़काव करना, तो खरपतवार समय समय पर निकालते रहना, जितना अधिक किसान अपने फसल को ध्यान देगा, जो किसान जितना ज़्यादा ध्यान देगा उतनी अच्छी उसकी फसल लहलहाएगी। तो ये आपकी जो पढ़ाई वो आपकी फसल ही तो है। जितना मन लगा के आप उसको ध्यानपूर्वक आप करेंगे, भाई मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी तो पढ़ाई शुरू कर दी है तो आप सब पर ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से किसी भी अंग में चोट लगने से वह अंग तो दर्द कर, पूरे शरीर में दर्द होता है, उसी प्रकार से हमारी जो पढ़ाई होती है उसमें आप जीवन में इम्पोर्टेंस ढूंढना बंद कर दीजिए। सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। और इस कविता के माध्यम से तो हमने सीख ही दिया कि सबको कवि ने कह दिया कि आप ध्यानपूर्वक सुनिए, सबको कह दिया। उसी प्रकार से हमें सभी प्रश्नों पर अगर समान तौर पर हम ध्यान देते रहेंगे, सभी विषयों पर समान तरीके से ध्यान देते रहेंगे, तो कभी भी हम असफल हो ही नहीं सकते। क्योंकि जीवन का तो एक ही मूल मंत्र है, अच्छे विचार और कठिन परिश्रम करने वाला सदैव सफल होता है। और कोई भी शॉर्टकट मत अपनाइए, हमेशा कोशिश करिए पूरा पढ़ने का, पूरा समझने को। अगर इस तरह आप करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से इन तरीकों को अपनाइएगा, और यदि आपको इससे लाभ मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में।